चलिए आज शुरू करते हैं सेट नंबर 8। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। ये 11 नंबर प्रश्न है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहां से पहला नंबर है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 8,000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर है। 3 वर्ष के लिए अब समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 वर्ष के लिए तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहां पर लिखा हुआ चक्रवर्ती, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोल रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 साल के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3 साल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, P इंटू, यानी कि P क्या है, मूलधन है, R का स्क्वायर और बट्टे में 100 का पावर 3। समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहां पर गुणे में R प्लस 300, ये आपको याद करना है। अगर याद कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है और समझना है। और 2 साल के लिए क्या होता है, एक बार मैं लिख के बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अंतर बराबर क्या होता है, 2 साल के लिए P इंटू R का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, इतना ही होता है 2 साल के लिए। लेकिन 3 साल के लिए ये वाला होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और ये तो याद होगा, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। और 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 0 होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अंतर पूछा है तो P का वैल्यू रख देते हैं, कितना है, 8,000 है, तो यहां पर रख देंगे 8,000। और R का वैल्यू कितना है, यानी कि 5%, तो R का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 गुने 5 अगर लिख लेंगे तो आसान होगा, या 5 बचे 25 करते तो भी आसान होता। तो यहाँ पर 5 बचे 25 ही कर लेंगे तो आसान होगा काटने में। तो यहाँ पर 5 बचे 25 कर लेते हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 प्लस R कितना है, तो 5 है, तो 305 हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे 305 और बट्टे में 100 का पावर 3 है, तो 3 बार आप गुना में लिख सकते हैं। 100 गुने 100 गुने 100, 3 बार आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ से 2 जीरो तो कट जाएगा, ये कट गया है। 25 चौके 100, ये भी कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट दिए। अब क्या करेंगे, 4 दूना 8, देखिए कितना आसान तरीके से कटता है, ये सबसे पहले आपको समझना है। और यहाँ पर देख लीजिए 2 बचे 10। आप सोच रहे होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, बहुत भारी क्वेश्चन होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूँ, कितना है, 305 बटे 5 है। अब आंसर आ जाएगा, 5 से काट लेना है, तो 5 छक 30, समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 छक 30 हो जाएगा, यानी कि आपको समझना है अच्छा से। 5 छक 30 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 5 बच गया, तो 5 एकम 5। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए 61 रुपया कहीं पर होगा, ग ऑप्शन सही है। 61 रुपया इसका अंतर आ गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर। तो बहुत ही आसान है, किसी भी प्रश्न को आपको मुश्किल नहीं समझना है, बहुत आसान होता है। कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, आपके नज़रों के सामने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं आया है और अचानक आ गया तो आपको लगता है, अजीब सा लगता है कि कहाँ से आ गया, लेकिन बहुत ही आसान होता है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो गया। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। रहीम का क्रय मूल्य क्या है? मैं इसको इससे पहले वाला सेट में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर कितने लोग हैं, एक राम है, इसके बाद राम श्याम के पास, श्याम मोहन के पास और मोहन रहीम के पास, इस तरीके से है। अब क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य का 20% हानि हुआ है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, यानी कि क्रय मूल्य का 80%, या आप कह सकते हैं कि 80 बटे 100 लिखना है। ये विक्रय मूल्य निकल गया, किसका, इसका। लेकिन इसके लिए क्रय मूल्य है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। राम इसके पास बेच रहा है श्याम के पास, तो राम के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन श्याम के लिए क्रय मूल्य है। अब इसका क्रय मूल्य मालूम हो चुका है तो इसका अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। ये क्रय मूल्य है इसका, तो श्याम मोहन के पास बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 25 यानी कि 75 आएगा, तो आपको यहाँ पर गुने में 75 बटे 100 करना होगा। अब यहाँ पर समझना है, ये श्याम के लिए विक्रय मूल्य है लेकिन मोहन के लिए क्रय मूल्य है, क्योंकि श्याम इसके पास बेच रहा है तो बेचने वाला के लिए विक्रय मूल्य और खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, ये श्याम का विक्रय मूल्य है लेकिन मोहन का क्रय मूल्य है। अब मोहन का विक्रय मूल्य निकालेंगे। मोहन किसके पास बेच रहा है,
मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर, 10% हानि पर तो क्या करेंगे 100 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 90। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये मोहन का ये क्रय मूल्य है लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य गुने 10% का हानि हुआ है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। अब आपको समझना है ये मोहन के लिए विक्रय मूल्य है लेकिन इसके लिए क्या है क्रय मूल्य है, और इसी का क्रय मूल्य तो निकालना है। अच्छा से सीखना है, समझना है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका क्रय मूल्य निकल रहा है लेकिन ये क्या है मोहन के लिए विक्रय मूल्य है। अगर आपसे मोहन के लिए विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो ये मोहन के लिए विक्रय मूल्य है लेकिन रहीम के लिए क्रय मूल्य है, ये आपको समझना होगा। देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, ये कट चुका है और यहाँ से 2 जीरो कट चुका है, और यहाँ पर देख लीजिए अगर काटना चाहेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 ये कट चुका है, और 4 दूना 8 ये कट चुका है, नीचे में सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 गुने 9 यानी कि 9 तिया 27 और 1 जीरो, इतना रुपया। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है तो राम का क्रय मूल्य होगा। अगर आप इसको सीखे हैं समझे हैं तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है और फर्स्ट में जो खरीद के लाया था उसका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, लास्ट में जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आपको लिखना है 660। इसके बाद क्या करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। और राम 20% लाभ पर बेचता है तो 100 प्लस 20 120 होगा। तो अब यहाँ पर पहला वाला का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 100 ऊपर में रहेगा और 120 नीचे रहेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 होगा, तो 110 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। अब यहाँ पर एक बार डिटेल में समझिए कौन कौन है, राम है और श्याम है और लास्ट में कौन है, मोहन है। समझने का प्रयास कीजिएगा, राम श्याम और मोहन, एक बार अच्छा से समझना है। इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 660। अब आपको समझना है इसका क्रय मूल्य यानी कि इसका विक्रय मूल्य है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार समझना है। यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा इसके लिए क्रय मूल्य होगा, तो इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य गुने, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो श्याम मोहन के पास बेच रहा है 10% लाभ पर बेचा है तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 100 रहेगा ऊपर में और 110 रहेगा नीचे में, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है इसका क्रय मूल्य निकल गया है, इसका क्रय मूल्य निकल गया तो इसका जो क्रय मूल्य है वही इसके लिए विक्रय मूल्य है। इसका क्रय मूल्य निकल गया, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य निकल गया, लेकिन इसका क्रय मूल्य हम लोग को चाहिए, तो इसका विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि इसके लिए क्रय मूल्य है लेकिन इसके लिए ये विक्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे, राम 20% लाभ पर बेचता है श्याम के पास, तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 कहां पर रखेंगे, यानी कि नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे, यानी कि इसके लिए क्रय मूल्य निकल चुका है। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट है समझने में, अगर माथा दर्द कर रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ये वाला काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए वही चीज है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 2 जीरो काट लेते हैं और 11 छक 66 और 12 से काटेंगे 12 25 60 और 100 गुने 5 यानी कि 500 आ गया। तो आपको समझना है, या तो समझिए या तो रटिए, अब आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, अगर आप 1000 बार कमेंट में लिखेंगे तो हम 1000 बार समझाएंगे, लेकिन आपको कमेंट में लिखना होगा कि आप क्या नहीं समझ पा रहे। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्टकट में आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। तो राम 20% लाभ पर बेचता है तो 100 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा 120, इतना आपको करना है। यहां पर समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत बार मैं समझा चुका हूं। इसके बाद श्याम बेच रहा है 10% लाभ पर, तो क्या करेंगे 110/100, इतना ही तो करना है, बस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 12 पचे
60 हो जाएगा और एक जी, हाँ 12×5 = 60 हो गया और गुने 11, 11×6 = 66 और एक 0, यानी कि इतना सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। एक बार सीखना है, समझना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, साइन थीटा या कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? तो साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और मिनिमम -1 होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। कभी कभी चरम मान पूछता है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का चरम मान यही होता है। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए कहाँ पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है a+b/c है, तो इसके बराबर में आप k लिख सकते हैं। वहां पर देखिए k दिया हुआ है, अगर k नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी आपको मान के चलना है। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b = c k हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, उसी तरीके से b+c/a है और बराबर में k लेंगे तो क्या हो जाएगा, b+c और इधर में हो जाएगा ak, और उसी तरीके से c+a/b है, बराबर में k लेंगे तो क्या हो जाएगा, c+a और बराबर में bk हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 a है तो 2 a आपको लिखना है, b भी 2 है तो 2b हो जाएगा, c 2 है, यानी कि सभी डबल डबल है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a+b+c होगा। एक बार जोड़ के आप देखिए और इधर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b+c, सभी में k है तो k को कॉमन ले लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर a+b+c है, यहाँ पर भी a+b+c है तो ये कट जाएगा, यानी कि k बराबर क्या मिला, 2 मिल गया। देखिए आप प्रश्न को देख के डर गए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, कितना समय लगेगा, लेकिन सबसे कम समय लगा। तो एक बार आपको सीखना होगा, समझना होगा। अगर सीख लिए, समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक थैली में 216 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे? बहुत बार मैं समझा चुका हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल रुपया दिया हुआ है 216 रुपया और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। तो दोनों को एक जैसा में रखना होगा। एक जैसा में रखने के लिए हमेशा अनुपात को चेंज करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, उसको रुपया में बदलेंगे। तो सबसे पहले अनुपात को लिख लेना है 2:3:4। अब इसको रुपया में बदलना है। ये 1 रुपया का सिक्का है, ये 50 पैसा का सिक्का है और ये 25 पैसा का सिक्का है। तो रुपया यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का है, तो इसको बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप समझने के लिए बटे में 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये 50 पैसा का सिक्का है तो रुपया में कैसे बदलेंगे? 50 पैसा का 2 सिक्का रहता है तब 1 रुपया होता है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आपको समझना है 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा। आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करेंगे, 2/1 है और यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर बट्टा में आ गया तो बट्टा में आपको लेके नहीं चलना है, तो बट्टा को हटाएंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ पर है, 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि ये रुपया का अनुपात आ गया, रुपया में आ गया। ये जो अनुपात है रुपया में है और यहाँ पर जो पहले वाला था वो सिक्कों का अनुपात था। अब यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। टोटल रुपया कितना है? 216 रुपया दिया हुआ है। टोटल रुपया 216 रुपया दिया हुआ है और बट्टे में क्या करेंगे? अब आपको समझना है कि टोटल रुपया दिया हुआ है और ये रुपया का अनुपात है, तो सबसे पहले रुपया में आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो किसका निकालना है? 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो बटे में अनुपात में जितना भी है उसको जोड़ के यहाँ पर रखेंगे। तो 4 3 7 और 2 9, यहाँ पर रखेंगे 9 और जिसका निकालना है उसी से यहाँ पर गुना करेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के निकालना है, तो इसमें कौन सा 50 पैसा वाला है, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर 3 से गुना करना होगा। 3 3 9 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 21 और 3 दूना 6, यानी कि इतना रुपया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 50 पैसा वाला सिक्कों का टोटल रुपया कितना है? 72 रुपया है। तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना कर देंगे
72 गुने 2 कर देंगे तो देख लीजिए 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 यानी कि 144 सिक्का होगा टोटल। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रश्न को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। देखिए ये किस तरह का प्रश्न है या किस ट्रिक में बनेगा, जैसे मैं इस तरीके से पहले बता चुका हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर यहां से यहां तक जाता है, कोई निश्चित दूरी जाता है तो अलग चाल से जाता है और फिर यहां से रिटर्न आ जाता है अलग चाल से, तो अलग अलग चाल है लेकिन दूरी वही है। या इस तरीके से भी रहेगा, इसमें क्या था, इधर से गया और इधर से रिटर्न आ गया। और इसी को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, एक बार अलग चाल से गया यहां पर और एक बार अलग चाल से यहां पर गया, फिर से गया, एक ही तरफ से गया अलग अलग चाल से, दोनों बार अलग अलग चाल से जा रहा है लेकिन डिस्टेंस तो वही है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जब अलग अलग चाल से जाएगा तो समय का तो अंतर होगा पहुंचने में। यहां तक पहुंचने में अगर अलग अलग चाल से जाएगा तो समय का अंतर होगा, तो यहां पर समय का अंतर दिया हुआ है 16 मिनट। कहने का मतलब है दो साइकिल सवार है, दो साइकिल सवार है तो इसमें क्या बोल रहा है, बराबर दूरी चल रहा है। मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जाना है, एक जाता है 15 के स्पीड से और एक जाता है 16 के स्पीड से, तो 16 वाला जल्दी पहुंच जाएगा, 15 वाला देर से पहुंचेगा। तो वही यहां पर समय का अंतर दिया हुआ है, यानी कि अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो 16 मिनट का अंतर हो रहा है यहां पर पहुंचने में, जो समय लग रहा है वो समय में कितने का अंतर है, यानी कि 16 मिनट का अंतर है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप समय, दूरी तथा चाल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 15 गुने 16 करना है और बटे में ये दोनों का अंतर, यहाँ पर बटे में अंतर लेना है। तो 15 में 16 घटाएंगे या 16 में 15 घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। और समय का अंतर वहां पर दिया हुआ है, बोल रहा है यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि एक 16 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी कि 16 मिनट का ही अंतर है। तो यहां पर आपको 16 मिनट रखना होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मिनट में है, इसको आपको घंटा में बदलना होगा, क्योंकि चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। यहां पर देख लीजिए 15 चौके 60 और 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि आ गया है डिस्टेंस। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है, राइट टाइम में पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। 15 मिनट देर से पहुंचती है, एक में राइट टाइम और एक में 15 मिनट देर हो या पहले हो, तो यही हो जाएगा समय का अंतर। जैसे इसमें दिया हुआ था, इससे पहले वाला में यहाँ पर 16 मिनट का अंतर दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको अंतर निकालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अंतर क्या होगा। तो एक में राइट टाइम है और एक में 15 मिनट का देर या पहले हो, जो भी हो, तो वही हो जाएगा अंतर। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस तरह का भी मैं बनाया हूं पहले, अगर आप समय, दूरी तथा चाल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर समय का अंतर मिल चुका है, तो क्या करेंगे, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में इसी दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर हो जाएगा 5। और यहाँ पर जो समय का अंतर हम लोग निकाले हैं उसको यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये मिनट में है तो आपको घंटा में बदलना होगा। 15 चौके 60 और यहाँ पर देख लीजिए 5 अट्ठे 40 और 4 दूना 8 और 35 दूना 70, यानी कि 70 आ गया है। तो कहाँ पर है, देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। अगर आप सीखे रहते तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता। मैं तो समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूँ। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, तो कितना दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेना है। अगर आप समझे होंगे पहले से तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना दिया हुआ है और निकालना है कितना, यानी कि x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। मैं पहले बता चुका हूं, अगर अलजेब्रा वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था। अगर इतना दिया हुआ है और x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या होगा, a² - 2 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। लेकिन एक बार आपको समझना है,
आपको क्या करना है, स्क्वायर में लाना है, तो इधर में होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर में भी स्क्वायर करना होगा। देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है 2ab, यहाँ पर 2ab होगा, तो 2 समझने का प्रयास कीजिएगा, 2ab अगर इस तरीके से लिखेंगे तो x x कट जाएगा, तो 2ab वाला पार्ट में सिर्फ 2 रहेगा, और इधर में क्या है, a का स्क्वायर है। इसको 9 नहीं समझना, ये a है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। अब क्या करेंगे, हम लोग को ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको उधर ले जाइए तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आंसर आ गया ना, यही तो मैंने बताया था। तो अलजेब्रा वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मात्र एक वीडियो बनाया हूं अलजेब्रा से, और भी वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न 11 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर नहीं है, 11 नंबर लास्ट में बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर है लेकिन लास्ट में बताऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1 - 1/3 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा टेक्निक है, अगर टेक्निक को समझ लेंगे तो देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं। देखिए 2 टर्म को सिर्फ तोड़ के देखना है। जैसे पहला वाला टर्म क्या है, 1 - 1/3 है, 1 - 1/3 है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि 2/3। पहला वाला को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, दूसरा को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 3/4 आएगा। देखिए अब इतना ही में आपको समझना है। अगर सभी को आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो देखिए इस तरीके से कटते जाएगा, इस तरीके से कटते जाएगा। फर्स्ट वाला से समझने का प्रयास कीजिएगा, फर्स्ट वाला से ऊपर में बचा तो लास्ट वाला से नीचे वाला बचेगा। तो आपको अब लास्ट वाला को तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में इस तरीके से है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 - 1 और बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे में तो 100 बचेगा ना, तो यहाँ पर आपको 100 रख देना है। इसी को कैलकुलेट करना है 2, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि 1/50 इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। आप प्रश्न को देखे होंगे तो एक बार डर गए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन देखिए देखते के साथ सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न 13 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक बार मैं प्रश्न को लिख लेता हूं। प्रश्न दिया हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 इतना दिया हुआ है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो आपको नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो क्या करना है, इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस तरह का केस चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, जैसे 1 + r/100 आता है। अगर आप इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे अपने माइंड में तो समय बचेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 + 1/2 है, तो अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो अब यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर 1 + 1/2 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे में 2 इतना होगा। अगर कहीं पर है 1 + 3/5 है, यानी कि 1 + 3/5 है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको ध्यान नहीं देना है। 5 में 3 जोड़ देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे में हो जाएगा 5। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा। तो एक बार फिर से लिख लेना है, 1 + 1/1 प्लस, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जो 1 है ये 2 यहाँ पर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना था, 3 था, तो 3 यहाँ पर रह जाएगा। अब फिर आपको समझना है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 + 2/3 है, तो 3 + 2 यानी कि 5, 5/3 है। अब आपको समझना है कि यहाँ पर क्या है, 5/3 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, ये 3 फिर से यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना था, 5 था, तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब क्या करेंगे फिर से, अब फिर से क्या करेंगे, 5 + 3 तो ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में 5 हो जाएगा। आंसर आ गया है, देख लीजिए। अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आया था, 8/5, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। सबसे पहले 7 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 और 11 × 77, यहाँ पर 3 ठो 1 बचेगा और यहाँ पर 4 ठो 1 बचेगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले कॉमन ले लेना है। अब इसको जोड़ने के लिए आपको समझना है, अगर कहीं पर भी जैसे सिंगल 1, डबल 1, ट्रिपल 1, 4 ठो 1 इस तरीके से है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 तक गया, यानी कि यहाँ पर 1 ठो 1 है, यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर 3 ठो, यहाँ पर 4 ठो, और 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि
एक ठो एक है और यहाँ पर 4 ठो एक है, तो 1 2 3 4 ही होगा। आप जोड़ के देखिए, जैसे यहाँ पर 4 ठो एक है, इसके बाद 3 ठो एक है, इसके बाद 2 ठो एक है, उसके बाद 1 है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपको समझना होगा। तो अब क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2 है, 7 या 21 और 2, 21 और 2 23 हो जाएगा, 22 23, 23 के 3, हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, हाथ में 1 है, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि इतना हो जाएगा। देख लीजिए 86 38, 86 38 कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। 86 38, अब यहाँ पर देखिए 86 38 यानी कि घ ऑप्शन सही है, 86 38 घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। जोड़ना था, आप जैसे जोड़ना जानते हैं वैसे आपको जोड़ लेना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 15 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया था नल और टंकी में आपको यहाँ पर सेम चीज समझना है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं काम के बारे में, तो आपको नल समझना है, यानी कि नल ए 8 दिनों में एक टंकी को भरता है और बी उसी टंकी को 6 दिनों में भरता है। ये आपको समझना है, सेम क्वेश्चन है। यानी कि मैंने पहले बोला था कि नल और टंकी और समय और कार्य एक ही जैसा है। अगर आप नल और टंकी को अच्छा से समझ लिए तो समय और कार्य का प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिन में है तो एक दिन का काम लेके चलना है। जैसे ए 8 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि 1/8 भाग, प्लस बी 6 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि 1/6 भाग। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 6 को इसमें गुना करेंगे तो 6 प्लस 8 को इसमें गुना करेंगे तो 8, और नीचे में ये दोनों गुना में रहेगा, यानी कि 6 गुने 8 रहेगा। देखिए 8 6 14 हो गया और बट्टे में 6 गुने 8 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 2 तिया 6, कितना आ गया है 7/8 3 24, यानी कि इतना आ गया। तो पूरा पूरा तो नहीं काटा, अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे तो 24/7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखते हैं कि किस रूप में है, बटा में है तो बटा में रहने देना है। 24/7 है, नहीं है, पूर्णांक में है, तो देखिए 7 या 21 हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 या 21 तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और ऊपर में कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3 यहाँ पर रह जाएगा और 7 यहाँ पर रह जाएगा। ये पूर्णांक में आ गया। वहाँ पर भी पूर्णांक में लिखा हुआ है लेकिन आपको देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि मोबाइल में लिखा हुआ है ना। देखिए 3 पूर्णांक 3/7 कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि क ऑप्शन सही है, लेकिन आपको समझ में नहीं लग रहा होगा कि 33/7 है या क्या है। तो 3 पूर्णांक 3/7 ही लिखा हुआ है। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है और एक क्वेश्चन बच गया था 11 नंबर, क्योंकि उसका सीरियल नंबर थोड़ा अलग था इसीलिए। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर। तो इसमें क्या है, 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रिक के पीछे पहले मत भागिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 6 साल पहले की बात बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 साल पहले का उम्र मान लेते हैं। तो सबसे पहले बी का मानना पड़ेगा। तो 6 साल पहले बी का उम्र हम मान लेते हैं कि x है। तो बोल रहा है 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगुनी थी, तो बी का हम x मान लिए तो a का कितना हो जाएगा, यानी कि b का दुगुना, यानी कि 2x। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको अनुपात में बदलेंगे। कौन कौन है, a और b है, तो ऊपर में a को रखेंगे और नीचे में b को रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है। 6 साल पहले a की उम्र b की दुगुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4/3 है तो b की वर्तमान उम्र क्या है। तो ये अनुपात में आ गया 6 साल पहले का, क्योंकि यहाँ पर 6 साल पहले का उम्र हम लोग मान चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है तो अब इसको वर्तमान में बदलना है। आप पहले से वर्तमान में जा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। तो 6 साल पहले का है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान में बदल जाएगा, यानी कि ये जो अनुपात आ रहा है वर्तमान का आ रहा है और वर्तमान का दिया हुआ है कितना है, 4/3 है। इसी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 दूना 6 x हो जाएगा और 3 छक 18 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 4x और
4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर में लाएंगे तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर 2x बचेगा और इसको उधर में ले जाएंगे तो ये भी उधर जाके घटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो कितना बचेगा, यानी कि 6 बचेगा। तो देखिए 2 या 6, x का वैल्यू आ गया है कितना, 3 आ गया है। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो b का उम्र कब का है, 6 साल पहले का, तो कितना आया है, x का वैल्यू 3 आया है, तो यानी कि इसका 3 आ गया और यहाँ पर a का कितना आ रहा है, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 साल पहले का है। तो पूछा क्या है, तो b की वर्तमान उम्र क्या है, तो b का ये वाला है ना, तो ये 6 साल पहले का है, तो 6 साल पहले का है तो वर्तमान में क्या होगा, 6 जोड़ना होगा। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का मालूम हो जाएगा, तो 6 3 9, यानी कि 9 साल। देख लीजिए कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही है। तो अगर इस तरीके से आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।